बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिज़िक्स में से एक टॉपिक पर। वो टॉपिक है हमारे पास डीसी मोटर। तो आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ डीसी मोटर काम कैसे करता है इस पे बात करेंगे और इसका जो डायग्राम होता है और फिर इस डायग्राम को समझना और ये वर्क कैसे करता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं डीसी मोटर के डेफिनेशन की तरफ कि ये डीसी मोटर होता क्या है। तो डेफिनेशन में हमारे पास है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो डीसी मोटर क्या है, देखें सबसे पहले मोटर क्या होता है। मोटर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर देता है, राइट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वो हमारे पास मोटर होता है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में हरकत की वजह से जो एनर्जी उसमें पाई जाती है वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई, राइट। तो जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो हमारे पास मोटर है। फॉर एग्जांपल जो फैन के अंदर जो मोटर लगा हुआ है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब उसमें हम जो है करंट को एज एन इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, करंट देते हैं, तो वो हमें रोटेट करके देता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो मोटर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब डीसी मोटर क्या है, जो इनपुट जो करंट हम उसको देते हैं अगर वो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में है और उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो वो डीसी मोटर है, राइट। तो ये यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो डीसी मोटर है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये डीसी मोटर किस उसूल के तहत काम करता है। तो वो हमारे पास है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब इसको दो लाइनों में समझते हैं ये क्या होता है। देखें, जब भी ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ना डीसी मोटर, कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और वो कॉइल रोटेट करने लग जाता है। ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन वर्किंग ऑफ डीसी मोटर में होगी, इसलिए हम यहाँ पे इसको ज़्यादा देर तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको आगे जाके हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होती है डीसी मोटर की। कंस्ट्रक्शन से मतलब जो है ये डीसी मोटर किन किन पार्ट्स में कंबाइन है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर, ए स्टेटर एंड एन आर्मेचर। द स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ द मोटर while the armature rotates. Stator composed up of magnets and armature contains coils, split rings and brushes. कंस्ट्रक्शन में हमें बताता है कि जो डीसी मोटर है इनके दो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है जी, दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास है जी स्टेटर और दूसरा हमारे पास है जी आर्मेचर। आर्मेचर और स्टेटर्स क्या होते हैं, देखें स्टेटर वो पार्ट्स होते हैं जो रेस्ट में होते हैं, जो स्टेशनरी होते हैं, जो मूव नहीं करते, उनको हम स्टेटर्स बोलते हैं। और आर्मेचर क्या है, जो रोटेट करते हैं, जो मूव करते हैं, उनको हम आर्मेचर बोलते हैं। और स्टेटर में अगर हम देखें ना तो रेस्ट में हमारे पास क्या है, जैसे हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं तो डायग्राम में हमारे पास है, देखें ये दो मैग्नेट्स है, एक एन है दूसरा एस है, ठीक है जी। इनके बीच में रखा गया है ये एक कॉइल, रेक्टेंगुलर शेप का ये कॉइल है। अब ये कॉइल में हमारे पास जो है ये दो जो रेड कलर में दिखाई गई हैं ये स्प्लिट रिंग्स हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं इनको। अब स्प्लिट रिंग्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, बैटरी के ज़रिए इस कॉइल में हम करंट भेजते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे कि रेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये दो मैग्नेट्स हमारे पास एन और एस ये रेस्ट में हैं, तो ये स्टेशनरी पार्ट्स हो गए, राइट, जो स्टेटर में आते हैं। स्टेटर में हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, ठीक। और दूसरा हमने कहा स्टेटर के अलावा दूसरा मेन कंपोनेंट है आर्मेचर। आर्मेचर में हमारे पास रोटेटिंग पार्ट्स आते हैं। रोटेटिंग पार्ट्स क्या होते हैं, देखें कॉइल होता है जो रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ दिखाया गया है, ये कॉइल होता है जो आर्मेचर में आता है। और आर्मेचर का दूसरा कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं। और स्प्लिट रिंग्स इनके फंक्शंस हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्मेचर में एक हमारे पास कॉइल आ गया, दूसरा हम जो है कहते हैं कि इसमें स्प्लिट रिंग्स आ गए, और तीसरा हमारे पास इसमें ब्रशेस होते हैं। ये ब्रशेस तो मूव नहीं करते लेकिन ये आर्मेचर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्रशेस यहाँ पे अटैच है स्प्लिट रिंग के साथ और स्प्लिट रिंग अटैच है कॉइल के साथ, ठीक है। इसके फंक्शंस को हम जो है आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो है कंस्ट्रक्शन हो गई, इनके पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब इनको हम जो है एक रियल डीसी मोटर
में हम इनको जो आइडेंटिफाई करते हैं एक डीसी मोटर में ये पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो देखें, ये मेरे पास एक डीसी मोटर है, मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ। अच्छा, और मैं कार्बन ब्रश को भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक जो है एक डीसी मोटर है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो मैंने इसको खोल के रखा हुआ है, ये डीसी मोटर है हमारे पास, ठीक है, ये डीसी मोटर है। अब अगर मैं इसको निकाल देता हूँ इसमें से, इसको और खोल देता हूँ मैं। अच्छा, तो सबसे पहले आप देख लें, इसमें हमारे पास दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है, आप दिख रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये दो मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, इनका फंक्शन ये है। अब हमारे पास आता है ये आर्मेचर, ठीक है, ये आर्मेचर हमारे पास आता है। अब अगर आप आर्मेचर में देख लेना तो सबसे पहले ये हमारे पास ये एक्सेल है, ठीक है जी, जो इसके बीच में जिनके ज़रिए ये कॉइल रोटेट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्सेल है। अब इसके बाद हमारे पास है ये जो यहाँ पे आपको आयरन दिख रहे हैं, ये वाइट, ये जो सिल्वर कलर के हैं ऑलमोस्ट, ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं कोर, आयरन कोर, ठीक है, ये आयरन से बने होते हैं ताकि जो ये अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको ये इन्हेंस कर सकें, कॉइल तक अच्छे से पहुंचा सकें, ठीक है, ये इसलिए होता है। और फिर हमारे पास इस कोर के अंदर जो है, इस कोर के ऊपर आप कह सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कॉइल होते हैं, ये वायर्स, ठीक है जी, ये जो गोल्डन कलर के आपको दिख रहे हैं ये वायर्स होते हैं, जो कॉइल जो हमने वहाँ पे वो जो आपको डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम में ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है उसकी में हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे है, ये जो गोल्डन कलर में है ये वो कॉइल है, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो गोल्डन कलर के एक मिनट में फोकस कर लेता हूँ, हाँ, ये गोल्डन कलर्स के ये वो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ये इसमें अब इसमें तीन कॉइल्स हैं हमारे पास, एक दो तीन, ये तीन कॉइल्स हैं, ठीक है, हमने वहाँ पे एक ही कॉइल को शो ऑफ किया है, एक रेक्टेंगुलर को। अच्छा, इसके बाद ये कॉइल्स हो गए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्प्लिट रिंग्स क्या होती है, जो हमने वहाँ पे देखा था रेड कलर का, ठीक है जी। तो ये स्प्लिट रिंग्स आप यहाँ पे देखें तो ये वाले हैं जो यहाँ पे ये, ठीक है जी, ये जो मेरे फिंगर के ऊपर ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्प्लिट रिंग्स हैं, ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स है जो कॉइल को इसमें से करंट जो है पास होता है इसके ज़रिए, ठीक है जी। तो ये दो पार्ट्स इसके आते हैं। और फिर कार्बन ब्रश की अगर बात करें, सिंपल ब्रशेस की बात करें जो यूजुअली कार्बन के बने होते हैं, तो वो ब्रशेस इसके साथ अटैच होते हैं, इस स्प्लिट रिंग के साथ इस तरह अटैच होते हैं ना कि वो मतलब रोटेट ना करें, बस इसके अंदर ये स्प्लिट रिंग्स रोटेट करें, ठीक है। तो इसकी फंक्शन हम समझते हैं किस तरह काम करता है। देखें, ये हमारे पास जो बड़े मोटर्स के अंदर यूज़ होते हैं वो ब्रश होता है, ठीक है, ये वो ब्रश होता है। अब इसके अंदर तो स्मॉल ब्रशेस यूज़ होते हैं जिनको हम यहाँ पे तो नहीं देख सकते, खैर मेरे पास थे भी नहीं, वो टूट चुका था वो पार्ट। अब ये कार्बन ब्रश की स्ट्रक्चर इस तरह होती है, जो यूजुअली ब्रशेस होते हैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एक स्प्रिंग इसमें लगा होता है और फिर इसमें जो है वो कार्बन लगा होता है, ठीक है। ये कार्बन भी कंडक्टर होता है, ये स्प्रिंग भी कंडक्टर होता है, बट यूजुअली इस स्प्रिंग के अंदर एक और वायर होता है जो कि मतलब करंट को इस ब्रश तक ले आता है, मतलब इस कार्बन तक ले आता है, बट ये स्प्रिंग भी कंडक्टर ही होता है लेकिन वायर अलग से लगा दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी कंडक्टर है, ये क्या करता है जब करंट यहाँ से इस कार्बन को मिलता है ये उस जो है स्प्लिट रिंग के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारे पास स्प्लिट रिंग्स है ना तो ये इस तरह अटैच रहता है इसके साथ, और जब ये आर्मेचर इस तरह घूमता है ना, मतलब ये आर्मेचर जब इस तरह घूमता है तो ये इसके साथ अटैच ही रहता है क्योंकि ये स्प्रिंग इसको कंप्रेस करके रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इस तरह ये घूमता है और करंट को ये कॉइल तक पहुंचने में मदद देता है। अगर हम यहाँ पे एक वायर ही यूज़ कर लेते, ये यूज़ ना कर लेते तो ये घूम जाता और वो वायर टूट जाता, इसलिए हम यहाँ पे इस स्प्रिंग के साथ इसको कंप्रेस करके रखे हुए होते हैं और ये इस तरह अटैच है कि ये घूमता भी है और ये इसके साथ अटैच भी रहता है। तो ये स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस इस तरह काम करते हैं, ठीक है जी, इस तरह ये घूमता भी है और ये इसके साथ अटैच भी रहता है। अच्छा, तो हमने ये कार्बन ब्रश देख लिए, डीसी मोटर देख लिया, इसकी कंस्ट्रक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक रियल डीसी मोटर में ये पार्ट्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये डीसी मोटर काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, तो डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है जी, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, हमने नोट यहाँ पे बना लिया है, ये आप यहाँ से वहाँ तक या यहाँ तक ये आप नोट कर लेना, तो
मतलब अच्छे से नोट्स हैं यहाँ पे। मैंने जो है कई सारे वेबसाइट्स और किताबों में देख के ये जो मेरे को सिंपल और कॉन्साइज जो लगे वो मैंने यहाँ पे जो है आपको आपके लिए लिख दिया है। तो आप यही कॉपी कर ले और हम जो कंसेप्ट समझेंगे वो इन डायग्राम्स और जो रियल डीसी मोटर है उनके ज़रिए समझते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। देखिए ये तीनों तो सिंपल थी, क्लियर हो चुकी है कंस्ट्रक्शन तक। अब ये काम कैसे करता है, ये डीसी मोटर कैसे काम करता है, तो इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम इसको समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ये है इन दो लाइन्स में, और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये एक अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, वर्किंग में आते हैं दोनों, लेकिन इसके अंदर दो डिफरेंट पॉइंट्स है। तो पहले इन दो लाइन्स को समझते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या बताता है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये वही है जो प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था। ठीक है जी, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को हम करंट देते तो वो रोटेटिंग करता है, मतलब रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो ये कैसे करता है, ये रोटेशन क्यों होती है, ये टॉर्क क्यों अप्लाई होता है। देखिए हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंदर कि जब भी किसी वायर में, ये लेट सपोज ये वायर है, इसमें से अगर करंट पास होता है ना, आई करंट किसी भी वायर में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लेट सपोज मेरे पास एक वायर है जिसमें से करंट अपवर्ड फ्लो करता है, तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जनरेट होता है, इस वायर के अराउंड। ठीक है जी, और उसको हम फाइंड आउट करते थे राइट हैंड रूल की मदद से। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये वायर में से करंट अपवर्ड फ्लो करता है, तो मैं थंब को अपवर्ड थंब पॉइंट करूंगा, और फिर ये जो फिंगर्स है इनको इस तरह कर्व कर लूंगा, तो ये जो कर्व फिंगर्स हैं ये उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था। तो ये इस तरह यहाँ पे करंट अपवर्ड है, तो ये जो कर्व फिंगर्स है ना, इस डायरेक्शन में इस तरह जो घूमती है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह क्रिएट होगा, देखें इस तरह, मतलब यहाँ से इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एक वायर के अराउंड। ठीक है जी, करंट की वजह से, किसी भी वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब यहाँ पे डीसी मोटर्स के अंदर होता क्या है, देखें पहले ही हमारे पास दो मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं और उन मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चूंकि दो एक्सटर्नल हमारे पास मैग्नेट्स है और इनका अपना एक्सटर्नल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर रखा गया ये कॉइल है। अब कॉइल में से जब भी हम बैटरी के जरिए करंट को पास करते हैं तो इसमें इस कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जिस तरह हमने कहा एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो यहाँ पे भी इस कॉइल में करंट की वजह से इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक्सटर्नल मैग्नेट्स का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे डीसी मोटर्स के अंदर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात यह है ना कि जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास है जी ये मैग्नेट, ठीक है जी, जिसका ये एन है ये एस है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब यहाँ पे मैं अगर किसी दूसरे मैग्नेट को लाऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इस तरह एस एन एन, तो आपको क्या लगता है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है जी, मतलब ये एन इसको रिपेल करेगा, ये एस इसको रिपेल करेगा। मतलब जब भी दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को या तो दूर फेंकते हैं, या अगर वो डिफरेंट साइज हैं, मतलब डिफरेंट साइड्स हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, तो मतलब ये है कि जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दो मैग्नेट्स हैं, यूँ समझिए। तो वो दो मैग्नेट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और उसके नतीजे में ये जो दो मैग्नेट्स हैं एक्सटर्नल, ये तो रेस्ट में होते हैं, ये चिपके हुए होते हैं उस बॉडी के साथ डीसी मोटर के, तो फोर्स इस कॉइल पे लगता है और ये रोटेट करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो मैग्नेट्स में अगर इसको मैं इस वाले मैग्नेट को अटैच करके रख दूं किसी चीज़ के ऊपर और फिर मैं इसको करीब लाऊं, ये तो अटैच है, ये उसको दूर फेंकेगा, मतलब मूवमेंट सिर्फ इस वाले मैग्नेट में होगी। तो यहाँ पे भी ये तो चिपके हुए रहते हैं, तो फोर्स इस कॉइल पे लगता है और ये रोटेट करने लग जाता है। तो ये प्रिंसिपल है, इस तरह ये इस फोर्स फील करता है, टॉर्क फील करता है। ठीक है, ये डीसी मोटर के अंदर कॉइल। अच्छा, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, ये इसके रोटेशन का काज है, जो मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने समझ लिया। अच्छा, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, व्हेन द कॉइल कम्स इन द वर्टिकल पोजीशन द कनेक्शन ऑफ द कॉइल एंड द सोर्स ऑफ करंट ब्रेक्स एंड द करंट स्टॉप्स बट द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया एंड द कॉइल अगेन कम्स इन द contact with source of current. Now the coil again begins to rotate in the same direction due to split rings. अच्छा, इस
पॉइंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्प्लिट रिंग्स को। स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं? देखें, जिस तरह हमने देखा था कि अगर आप इस कॉइल में स्प्लिट रिंग्स, दो रिंग्स होते हैं जो डिटेच होते हैं आपस में, ये जो है अलहदा होते हैं। ये एक स्प्लिट रिंग होता है, ये दूसरा स्प्लिट रिंग होता है। तो इसकी फंक्शन मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है जी। वो उस कार्बन ब्रश को इसमें रखते हैं और फिर ये, ताकि इसके साथ अटैच भी रहे और टूटे भी ना, इस तरह अटैच होते हैं ये, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास वो कार्बन ब्रशेस हैं जो इस स्प्लिट रिंग के साथ अटैच है, ये दूसरा कार्बन ब्रश इसके साथ अटैच है, ठीक है जी, ताकि एक से करंट जाए और दूसरे से वापस आए, ठीक है जी। दो वायर्स होते हैं तो दोनों के लिए ये होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब भी हम करंट को प्रोवाइड करते हैं बैटरी के जरिए, लेट सपोज यहाँ पे बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस में से करंट जाएगा और इस कॉइल में से होके वापस आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये रोटेट करेगा, हमें पता है ये, ठीक है, ये रोटेट करेगा। बट जब ये कॉइल इस तरह रोटेट करेगा, रोटेट करके जब यहाँ पे इस तरह वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा ना, तो ये स्प्लिट रिंग्स भी इसके साथ अटैच है, ये भी इस तरह रोटेट करके इस तरह हो जाएंगे। जब ये कॉइल इस तरह रोटेट हो जाएगा तो ये जो ब्रशेस है ये इस पोजीशन में आ जाएंगे, ये जहाँ जिस पॉइंट में ये डिटेच हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह देखें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये स्प्लिट रिंग्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। क्योंकि ये शुरू में इस तरह थे, अब रोटेट होके इस तरह हो चुके हैं, ये इस तरह। तो यहाँ पे कार्बन ब्रशेस तो यहाँ लगे हुए होते हैं, ठीक है जी। ये कार्बन ब्रशेस हैं हमारे पास, ये इसके साथ अटैच है। तो ये जिस पॉइंट में रोटेशन के बाद इस पॉइंट में आते हैं, तो फिर तो ये इसमें गैप होता है, तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा इस गैप में। जब ये कार्बन ब्रशेस आते हैं वर्टिकल पोजीशन में, तब क्या होगा? देखें, चूंकि आपने इनर्शिया पढ़ा है, इनर्शिया क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो मोशन में रहना चाहता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, जब भी शुरू में हम करंट देते हैं तो ये रोटेशन में आ जाती है, और उसके बाद स्मॉल टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, यहाँ पे ये कार्बन ब्रशेस इस वर्टिकल पोजीशन में जब ये रिंग्स आते हैं उसके साथ ये डिटैच हो जाती हैं। तो तब क्या होता है? इनर्शिया की वजह से ये और आगे फ्लो कर जाता है, ठीक है जी, और मूव कर जाता है। और उसके बाद जब थोड़ी सी टाइम के बाद ये जब आगे मूव कर जाए, तो फिर उसके बाद दोबारा ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो फिर और फोर्स इसमें लगता है करंट की वजह से, और फिर ये मतलब कंटिन्यू टू रोटेट, मतलब रोटेशन कंटिन्यूअसली हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये है। और दूसरा हमारे पास है, ये यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है, वर्किंग यही होती है। अच्छा, तो ये हमने देखा कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर हमने देख लिया। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम जो है इस डीसी मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग्स ही क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी मोटर। स्प्लिट रिंग्स का मतलब, स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है? जो डिटेच हो, एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, अलहदा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दो रिंग्स है जो आपस में, इनमें जो है ये डिटेच है, इनके दरमियान गैप मौजूद है, ठीक है जी। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हर आधे रोटेशन में ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे। किस तरह? देखें, फॉर एग्जांपल ये जो स्प्लिट रिंग है, लेट सपोज ये हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है जी, ए बी स्प्लिट रिंग्स है। अब ये अगर रोटेट करेगा तो ये यहाँ से रोटेट करके जब इस तरह होगा तो ये स्प्लिट रिंग इस तरफ आ जाएगा, ये स्प्लिट रिंग उस तरफ जाएगा, इस तरह होगा ना। तो फिर जब ये इस तरफ आएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो आपको पता है ये बैटरी, ये प्लस तो इस तरफ ही रहता है, माइनस इस तरफ रहता है। तो फिर ये स्प्लिट रिंग्स जब जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, तो फिर करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में चेंज हो जाती है। और ये इसका फंक्शन है, ताकि स्प्लिट रिंग्स क्या कर सकें? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकें। और ये चेंज करने का, करंट की डायरेक्शन चेंज करने का मकसद क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले ये समझें कि ये यूज़ क्यों करते हैं हम। देखिए, ताकि ये क्या कर सके? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सके। और वो किस तरह करता है, मैंने आपको बता दी कि ये ए बी की जगह लेता है, बी ए की जगह लेता है। तो फिर प्लस और माइनस तो अपनी जगह पे ही जो है फिक्स्ड हैं, बैटरी का ये जो प्लस और माइनस, ये ब्रशेस तो फिक्स्ड हैं। जब ये स्प्लिट रिंग्स रोटेट करते हैं तो ए बी की जगह पे आता है, बी ए की जगह पे, इस तरह रोटेट करने के बाद, राइट। अच्छा, ताकि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सके। अब करंट की डायरेक्शन को चेंज करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ना, ताकि ये इस कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट करे, ठीक है, कंटिन्यूअसली रोटेट करे। किस तरह? देखें, अगर हम ये ना करते, स्प्लिट रिंग्स यूज़ ना करते, तो ये इस तरह हो जाता है ना कि ये कॉइल है
फॉर एग्जांपल ये कॉइल है, ये इस तरह रोटेट हो के ये वापस इस तरह रोटेट हो जाता। अगर हम स्प्लिट रिंग्स यूज़ ना करते, इस तरह है ना, मतलब सॉरी इस तरह है ना, तो ये इस तरह हो जाता और उसके बाद ये मज़ीद घूमने के बजाय ना ये वापस आ जाता और फिर इस तरह हो के ये वापस आ जाता। मतलब ये कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करता। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमने। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल रखा है। तो कंसिडर कर ले है हमारे पास ये N है, सॉरी ये S है, ये S है हमारे पास, और दूसरा मैग्नेट है हमारे पास N। अब यहाँ पे होता ये है कि आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन N to S मूव करती हैं इस तरह, N to S। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास कॉइल रखा है और फिर इस कॉइल को हम करंट देते हैं। ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस है। अब आपको पता है प्लस से ये करंट निकलेगा इस डायरेक्शन में और फिर ये हो के इस तरह ये वापस आ जाएगा यहाँ से नीचे। तो यहाँ पे आप देख लें, लेट सपोज हमारे पास ये कॉइल का ए साइड है, ये ए बी साइड है, ये ए बी साइड है और फिर ये सी डी साइड है, ये ए बी ये सी डी। अब देख लें आप यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन अगर आप फाइंड आउट करें ना इन दो कॉइल्स में, ए बी और सी डी वायर्स में, तो आप देख सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप यूज़ कर लें तो सबसे पहले ए बी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, इसको करंट की डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो करंट यहाँ पे हमारे पास अपवर्ड है, अपवर्ड जा रहा है ना इस वायर में, तो अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फिंगर में होनी चाहिए, तो ये एन टू साउथ, ये उस डायरेक्शन में, ये करंट इस डायरेक्शन में। तो ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को फील करता है, मतलब ये इस तरह हो गए तो ये थंब, तो यहाँ पे आप इस केस में देख लें ये थंब इनटू द बोर्ड लग रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं फोर्स को शो ऑफ करता हूँ इनटू द बोर्ड। ठीक है जी, ये क्रॉस का मतलब होता है इनटू द बोर्ड फोर्स लगता है। अब इसमें अगर देख ले हमारे पास इसमें कैसा होगा, तो करंट की डायरेक्शन में सबसे पहले ये डाउनवर्ड हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड, मैं डॉट लगा देता हूँ फोर्स के लिए, आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कॉइल किस तरह रोटेट करेगा, ये इनटू द बोर्ड, ये आउट ऑफ द बोर्ड, तो ये इस तरह रोटेट करेगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये है ना, तो ये यहाँ से इनटू द बोर्ड, यहाँ से आउट ऑफ द बोर्ड, तो ये इस तरह रोटेट करेगा। ठीक है जी, इस तरह। अब यहाँ पे बात ये है ना कि जब भी ये रोटेट करके इस पोजीशन में आ जाए तो ये पॉइंट इसमें आ जाता है और ये पॉइंट उसमें आ जाता है। तो अगर हम स्प्लिट रिंग्स यूज़ ना करते तो ए बी के साथ प्लस ही अटैच रहता, डी सी और डी के साथ माइनस ही अटैच रहता। तो ये कॉइल जब यहाँ पे आ जाता तो फिर ये फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाती। किस तरह देखें, लेट सपोज मैं इसको थोड़ा उस साइड पे दिखा देता हूँ। ये कॉइल है ना, अच्छा अब इस कॉइल में ये रोटेशन के बाद ए बी वाला साइड इस तरफ आ गया, ए बी वाला साइड, और फिर जो है सी डी वाला साइड इस तरफ आ गया। अब हम अगर स्प्लिट रिंग्स यूज़ ना करते, मतलब इन प्लस और माइनस को इसके साथ अटैच ही रहने देते, तो क्या होता, ए बी के साथ ये प्लस है ना, ये प्लस है और ये माइनस अटैच है इसके साथ, तो प्लस में से करंट इस तरफ जाता है करंट और फिर यहाँ से नीचे आता है, रोटेशन के बाद इस तरह हो जाता। अगर आप ए बी में फोर्स की डायरेक्शन देख लेते तो फिर ए बी में करंट जो है वो अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ ही हैं, तो फिर ये फोर्स इनटू द बोर्ड लग जाता और यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉस निशान फोर्स का आ जाता इनटू द बोर्ड, और फिर यहाँ पे ये उसका उल्टा हो जाता आउट ऑफ द बोर्ड डॉट। तो आप देख रहे हो शुरू में क्या था हमारे पास, ये वाला जो साइड है इसमें आउट ऑफ द बोर्ड था, अब क्या लग रहा है इनटू द बोर्ड फोर्स लग रहा है क्रॉस, और शुरू में इस वाले साइड में क्या था हमारे पास क्रॉस जो निशान था इनटू द बोर्ड, अब क्या लग रहा है आउट ऑफ द बोर्ड डॉट। तो फिर ये इस तरह हो जाता ना, शुरू में ये वाला ये आउट ऑफ द बोर्ड आके सॉरी ये इनटू द बोर्ड लग के ये आउट ऑफ द बोर्ड आके ना, तो ये इस तरह रोटेट कर जाता। अब इस केस में ये क्या है, ये अब क्या लग रहा है इनटू द बोर्ड लग रहा है, ये आउट ऑफ द बोर्ड, तो ये वापस इस तरह हो जाता, मतलब यहाँ से ये इस तरह होके और फिर वापस इस तरह हो जाता है यहाँ पे आके। तो ये अगर आप प्लस माइनस को फिक्स रखेंगे उस कॉइल के साथ तो ये इस तरह असर देगा।
अब हम अगर इसको कंटिन्यूसली रोटेट करना चाहते हैं तो ये इनकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस को अटैच रहने नहीं देते। ठीक है जी, यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो बैटरी का प्लस माइनस है, ये लेट सपोज ये प्लस है ये माइनस, तो हम क्या करते हैं प्लस साइड को उस तरफ ही रहने देते हैं, माइनस साइड को उस तरफ ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा ये कि जब भी ये साइड इंटरचेंज भी हो जाएं, उस साइड प्लस ही रहना है, ताकि फोर्स की डायरेक्शन एक ही तरफ ही रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण ये प्लस साइड उस तरफ ही रहे, माइनस साइड इस तरफ ही रहे, जिसकी वजह से ये अगर रोटेट भी कर जाएं, ये रिंग यहाँ भी आ जाए तो उसको इस साइड वाले को प्लस ही मिलती रहे। जब ये यहाँ से ये कॉइल रोटेट करके इधर आ जाए, ये उधर जाए, तो ये जो इस तरफ आ रहा है उसको प्लस ही मिलती रहे, और जो उस तरफ जा रहा है उसको माइनस ही मिलती रहे। इसलिए हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जब ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं तब भी इस वाले साइड को प्लस मिले, उस साइड वाले को माइनस मिले, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है रोटेट करती रहे। ठीक है, इस वजह से हम स्प्लिट रिंग्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप जो है डायरेक्शन फोर्स की फाइंड आउट करोगे, तो ये इस तरफ रोटेट करने लग जाता है। ये फोर्स यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से नीचे, और ये इस तरह जो है ये इस तरह कंटिन्यूसली रोटेट करता चला जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि हम स्प्लिट रिंग्स क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्लिट रिंग्स आर यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय विच द कॉइल कैन रोटेट इन द सेम डायरेक्शन कंटिन्यूसली, अदरवाइज इट विल वाइब्रेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बात जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी जो है कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।